बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी आज आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली और नेशनल असम्बली के खुसूसी इजलास में ये तमाम तर गुफ्तगू होती रही। इसमें बड़ी मानी खेज सी गुफ्तगू थी, कुछ पॉइंट्स बड़े इसके मानी खेज थे। एक तो साबिका सदर आसिफ अली जरदारी साहब की गुफ्तगू के डायलॉग होना चाहिए, लेकिन शर्तें शराइतें नहीं रखी जानी चाहिए उससे पहले डायलॉग से। एंड इट इज़ वेरी लॉजिकल मोमेंट कि इसको वाकई में इसको आगे लेकर चला जाना चाहिए और डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान के जो मौजूदा तमाम तर बहरान है, इनका वाहिद हल वो डायलॉग ही है। उसके अलावा काजी फायज साहब को लेकर एक नई उस पर मैं क्या कमेंट करूँ। बहरहाल एक सियासी जमात और उनके डिजिटल मीडिया जो है उसने एक प्रॉपर कैंपेन का आगाज़ किया हुआ, उनको जाना चाहिए था, उनको नहीं जाना चाहिए था। बहरहाल वो एक उनकी अपना सवाबदीद है। सारे जजेज इन्वाइटेड थे, बाकी नहीं गए तो काई साहब चले गए। इसके ऊपर कोई डिटेल्ड कमेंट नहीं करना चाहिए। आई पर्सनली थिंक इसके ऊपर मैं तो कम से कम डिटेल्ड कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्शन के ऊपर आकर ये जो हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं एराज साहब, उन्होंने कुछ जो पॉइंट्स निकाले थे, जो लोअर थर्ड या हेडर जिसको हमारी जुबान में कहते हैं, मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुनाऊं, बड़े मज़े के हैं आज के। कॉलोफेल का तजाद, माजी और हाल का फसाना, माजी के आइन परस्त आज आइन शिकनी तक कैसे पहुँच गए, सियासत बचाई या रियासत, फैसला अवामी अदालत में होना चाहिए, सियासी बहरान से आइनी बहरान और फिर इदारों से टकराव तक, अदालती हुक्म नज़रअंदाज, ज़िद और अना कानून से बड़ी हो गई, साबिक सदर का मुज़ाकरात का मशवरा क्या काबिल अमल होगा। ये इसको सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दिया है लोअर थर्ड हेडर का। एक मियाँ नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म, उनकी माजी की गुफ्तगू और अब की गुफ्तगू ज़रा वो भी सुन लीजिए, आपको मज़ा आएगा। रेजोल्यूशन पास होता है कि इलेक्शनों में ताखीर होनी चाहिए, हज का दिन होंगे और हज तो इलेक्शनों के 1 महीने के बाद होगा। फिर कहते नहीं बारिशों का महीना है, तो बारिशों का महीना तो इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। वो खुदा का खौफ करो, किन के माउथ पीस बने हुए, किन की तुम हिज मास्टर्स वॉइस कौन है। हम इलेक्शनों को मुलतवी कभी नहीं होने देंगे। ये कंसेंसस है, इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाई जाए। जो बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा। कानून को पास किया पार्लियामेंट ने, उसकी भी कोई परवाह नहीं की जा रही। पार्लियामेंट को अपने आप को जरूर असर्ट करना चाहिए। ये फैसला नहीं है, वन मैन शो है। इन 3 जजेस का फैसला जो है, इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। जी हाँ, पार्लियामेंट को खुद को असर्ट करना चाहिए और इलेक्शन को कभी डिले नहीं होने देंगे। ये 2 कॉन्ट्रोडिक्टरी सी स्टेटमेंट्स हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। एक माजी की है, 18 के इलेक्शन से पहले की है, और एक अभी रिसेंट जो आइनी बहरान है इसको लेकर एक लंदन से स्टेटमेंट ये आई थी। लंदन से ये मियाँ साहब ने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी और वहाँ पर वो कह रहे थे कि करारदादें नहीं मानी जा रही, आइन और कानून के तहत पार्लियामेंट के फैसले नहीं माने जा रहे। गालिबन सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस कर रहे थे एट दैट टाइम साबिका वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब। बहरहाल एक बहरान तो है, माली बहरान पहले है, आइनी बहरान भी है, इंतज़ामी बहरान भी है। इसके ऊपर जितना भी नोहा गुनाह हो, हम तमाम लोग माजी में भी करते आए हैं, ये चीज़ें इसी तरह चलती जाएंगी। एक और शॉट भी है हमारी टीम ने निकाला, वो भी सुन लीजिए। कुछ और पॉलिटिशियन जो हैं हमारे पाकिस्तान के, वो माजी में क्या कहते रहे और अब क्या कहते हैं, ज़रा वो भी सुन लीजिए। वाले डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं डरती। वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन से भागेगी। ये कहा जाता है कि शायद हम इलेक्शन से जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इंतखाबात चाहते हैं। इलेक्शन अगर कोई इस मुल्क में करा सकता है और कोई चाहता है कि हो, तो वो जमहूरी जमातें हैं। हम इंतखाब से भागने वाले नहीं हैं। ये नहीं कहता सिर्फ के 90 दिन में इलेक्शन कराओ, आइन ये भी कहता है शफाफ कराओ, गैर जानिबदार कराओ। असेंबलियों के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हों। इस तरह का इलेक्शन जो है ये इस मुल्क में अफरा तफरी लाएगा। इलेक्शन कमीशन को महफूज इलेक्शन कराने के लिए फंड्स मौजूद हैं या नहीं है। इलेक्शन कराने के लिए वो साजगार माहौल चाहिए, सर्टेन बजट चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने वो वजूहात दी हैं जिसकी वजह से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है उसको यकीनी नहीं बनाया जा सकता। क्या मज़े की सिचुएशन है। आपने तमाम लोगों की गुफ्तगू सुन ली। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, लेकिन एंड में सब ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले तक की सिचुएशन थी, तो तमाम लोग ये कहते थे अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इलेक्शन करवाओ तो हम वो फैसला नहीं मानेंगे, लेकिन हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। बहरहाल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे पास स्टूडियोज़ में मियाँ हबीब साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, मियाँ हबीब साहब मौजूद हैं, उनके साथ राजा खुरम साहब हैं, हमारे कानून हैं, और फ़याज़ बसरा साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। अभी कुछ देर में कुंवर दिलशाद साहब मुशीर वज़ीर पंजाब हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। मियाँ हबीब साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब, ये सारे शॉर्ट सुनाने का मकसद ये था कि अपने ही कॉलो फेल में तजाद है। माजी में क्या कहते रहे तमाम पॉलिटिशियन, अब क्या कह रहे हैं, पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं हम सर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राय साहब। असल में हकीकत ये है कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा है, पाकिस्तान को ख्वाहिशात के मुताबिक चलाया जा रहा है। और ये आज का मसला नहीं है, ये पिछले 50 साल से ही हम देखने, बल्कि क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक अगर हम नज़र दौड़ाएँ अपनी हिस्ट्री पर, तो हमेशा हर आने वाले हुक्मरान ने जो है वो अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की है और चलाया भी है। और ये पाकिस्तान का आइन एक ऐसी नाक की मोम है जिसको जिस तरफ मर्ज़ी आप मरोड़ लें तोड़ लें, ये फ्लेक्सिबल बड़ा है और हर बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी की इसकी तशरीह करता है। अब ये फ़ैसला करना भी मुश्किल है कि असल में आइन की रूह है क्या, क्योंकि देखिए, लेकिन बहुत चीज़ें बहुत समझ आती हैं कि आइन की रूह है क्या और हमारे हुक्मरान जो है उसको अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक किस तरह चलाते हैं। बेसिकली चीज़ें ये है कि इसी तरह मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान की अदालतें भी जो हैं वो इंसाफ नहीं करती, वो फ़ैसले करती हैं। तो बहुत सारे बाकी भी सारा माशरा इन्हतात पजीर है, तो हमें अपनी बुनियादी चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। देखें, सियासत जो है ना आज गाली क्यों बन गई, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सियासत इसलिए गाली बन गई है और इसलिए लोग सियासत से नफ़रत करते हैं कि हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अभी आपने एक फ़िक्रा बोला कि सारे PDM के लोग कहते हैं जी हम इलेक्शन से घबराते नहीं हैं, हम फ़रार इख्तियार नहीं कर रहे, हम डर के भाग नहीं रहे, लेकिन इलेक्शन हम नहीं चाहते कि ना ही हो, या अल्लाह झूठ ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पता है कि इसमें हमारी सियासी मौत है। देखें, ये सिर्फ सोच और समझ की बात है, ये जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवा लें। और इसमें भी कोई राय नहीं, देखें कि अपोजिशन आपके इस मुल्क की सियासी जमात है और वो एक हकीकत है, आप उसको जुटला नहीं सकते। आप उनको बिठाएं, आप उनसे बात करें, मुज़ाकरात करें उनसे, और कोई हरज नहीं, उनको सेफ पैसेज दें। अगर वो एक स्टैंड ले बैठे हैं और आइन में एक ऑप्शन मौजूद था कि आप असम्बली डिज़ाल्व करके 90 दिनों में इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन मुल्क को अगर सूट नहीं करता तो आप कोई हरज नहीं, एक आध माह आप छोड़ दें, एक 2-4 माह वो आगे चले जाते हैं और बैठ के एक जो है वो आप इत्तफाक राय से तय करने एक इलेक्शन की डेट। सिर्फ अब तो अपोजिशन जो है वो इस नतीजे पर भी पहुंच गई है और वो यहाँ तक जाने के लिए तैयार है कि आप सिर्फ हमें डेट दे दें कि ये फलां डेट को हम इलेक्शन करवाएंगे। तो ठीक है, हम इस तरफ भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके रास्ते में असल में नीयत ये है कि ये इलेक्शन करवाने नहीं, कोशिश ये है कि कोई ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए कि हम कहें जी कि पाकिस्तान इलेक्शन करवाने का मुतहम्मल नहीं हो सकता, लिहाजा हमें 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए। तो देखें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझ आती है कि जो जिस किस्म के हालात पाकिस्तान में पैदा कर दिए गए हैं, ये किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किए जा रहे हैं। ये ऐसे हालात पाकिस्तान के हैं नहीं, पाकिस्तान की सियासत जो है वो ये हालात उसके पैदा करदा है नहीं, आर्टिफिशियल हालात हैं और इसको अपने मफादात के लिए जो इन्हें सूट करता है उसके लिए ये सारा ग्राउंड हमवार किया जा रहा है। सियासतदानों को तो ये सूट नहीं कर रहा है इस टाइम के ऊपर। अगर आप देखिए, सियासतदान तो जितनी डिले करेंगे इलेक्शन, PDM की सारी जमातें पॉपुलैरिटी खोती जाएंगी, महंगाई बढ़नी है। अभी मियां साहब आपको पता है, मुझे भी पता है, महंगाई तो भी मजीद बढ़नी है। नहीं, आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन वो देखें ना, साथ साथ उनसे होता भी कुछ नहीं है ना। अगर तो वो हौसला करें कि या तो सीधी सी बात है, हाल इसका यही है, सूट फिर यही करता है कि 2-3 साल का कोई मार्शला लग जाए, नहीं तो फिर ये है कि इमरान खान को नाहल करके देख लें, वो किसी तरीके से भी इनके काबू नहीं ना आ रहा, या आपकी उसको गिरफ्तार करके देख। ख्वाहिश थी या आपका ये खबर थी कि 2-3 साल के लिए मार्शल? नहीं, देखें, आपके करतूत बता रहे हैं ना कि जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, वो तो यही, हम तो दावत दे रहे हैं मार्शला वालों को कि भाई आ जाएं, हम तो इस काबिल नहीं है कि हम सियासतदान एक दूसरे से बात कर सकें। तो राजा खुरम साहब, मियां साहब ने सारी गुफ्तगू को समेट दिया है कि हमारे वाकई में करतूत इस तरफ है कि हम डेमोक्रेसी को ले डूबे, किसी साइड पे डीरेल कर दें डेमोक्रेसी को ही। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है ना, उसको लोग चला रहे होते हैं ना, जो उसके एक्सपर्ट्स होते हैं, जो उसको साथ लेके चलते हैं। अभी जब हम बात करते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को आइन चलाता है। नहीं, देखिए, उसको ऑपरेट जो कर रहे होते हैं ना, वो माइंडसेट होता है जो उसके साथ चल रहा होता है। जैसे आप देखें, शुरू से लेके आज तक ये आइन खुद ब खुद नहीं चलता, इसको लीडर जो है वो साथ लेके चलता है। ये अभी तू तकार की सियासत जो है, ये जो अभी पार्लियामान में जो ये जरा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई करें,
आईने पाकिस्तान इलेक्शन करवाता है, आईने पाकिस्तान के तहत असेंबलीज इलेक्ट होके आती हैं, लोग इलेक्ट होके आते हैं, या लोग इलेक्ट होके आते हैं तो फिर वो आइन को अपने तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं? क्लैरिफाई कर दीजिए। नहीं देखिए, आइन की आप लीडर, आपने कहा ना लीडर आइन को लेकर साथ चलता है। आइन देखिए लीडर ने ही आइन बनाया था, जिसे जुल्फकार अली भुट्टो कहते हैं। लीडर्स ने। अब देखिए, मेरी ये बात का ये मकसद जो थीम है वो ये है कि आप आइन को ऑपरेट करने वाली अथॉरिटीज, वो लीडर्स, वो लोग होते हैं जो उस माशरे में अपने एक जो सिस्टम को लेकर चलते हैं। जरा मदद करें मुझे समझने में, आइन खुद को असर्ट करता है, आइन सिस्टम को चला रहा होता है, या लोग सिस्टम को चला रहे होते हैं आइन को अपने गिर्द लपेट के? लोग तो ये परफॉर्मर हैं, परफॉर्मर। लेकिन जाहिर है जो आइन लिखा गया उसमें जैद हो बकर हो उसके मुताबिक उसने परफॉर्म करना है। अब देखिए इसमें सेक्शन देखिए, आप देखिए 218(3) जो है इसका सब सेक्शन, उसके मुताबिक है कि ये इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड टू मेक सच अरेंजमेंट एज नेसेसरी टू इंश्योर। अब देखिए इसमें इंटरफेरेंस जो है ना आइन के मुताबिक जो है वो उस वक्त जो लोग वहाँ इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं वही उसको चलाएंगे ना। अब उन्होंने 220 अब आर्टिकल है वो कहता है कि ये एग्जेक्टिव अथॉरिटीज ने टू असिस्ट कमीशंस के बताना है कि जनाब मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास नहीं। अब आप इन चीज़ों को जब मेक श्योर करेंगे तो वो वहाँ बैठे बंदे जो तो आइन की रूह में उस स्पिरिट के मुताबिक चलेंगे। मेरा मतलब ये कहने का है कि इस चीज़ को जब आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ लेके चलते हैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के हालात के मुताबिक जो बात की थी और अब जो हालात हैं उसके मुताबिक, अब देखिए सर्कमस्टांसेस, जैसे आप देखिए आइन के हवाले से ये बात है कि अगर आपके हालात ऐसे नहीं है, कल को अगर हालात इस तरह के नहीं है, कोई भी इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाती है, फजलुर रहमान साहब आ जाते हैं, एमके वजीर आजम बन जाते हैं, उनमें से कोई, हालात अगर ऐसे नहीं है तो वो इलेक्शन को आगे लेके जा सकते हैं। नून लीग को और बाकी जमातों को एतराज नहीं होगा। देखिए मैं अभी कह रहा था कि हालात ऐसे क्या हैं, जैसे डिफॉल्ट होने के करीब, जहां पे ये साहब पिछले जो प्रेडिसेसर थे जो छोड़ गए मुल्क को। बहुत बड़ा इशू हमें दहशतगर्दी का था। देखिए वो जब देखिए 18 से पहले आप देखिए 13-14 में जब मियां साहब पीछे आए तो उन्होंने 12-12 20-20 घंटे की लोड शेडिंग को उन्होंने वहां पे परफॉर्मेंस पे ना जाए ना, कॉन्स्टिट्यूशन पे रहिए ना, तब हालात ज्यादा दहशतगर्दी के ज्यादा खतरा आते ना। मैं तो ये पूछ रहा हूँ। हाँ, तो हालात जब थे तो इलेक्शन के हवाले से डिले जो है, आप दहशतगर्दी की बात करती है ना, नून लीग पीडीएम बात करती है दहशतगर्दी के खतरात हैं, इलेक्शन नहीं करा सकते, तो सर तब दहशतगर्दी के खतरा ज्यादा थे, ये पूछ रहा हूँ। जो पिछले दौर में जी नहीं, देखिए उस वक्त हालात थे उसके मुताबिक जब ये इलेक्शन हो रहे थे। मैं कैटेगोरिकली राजा साहब कह रहा हूं कि तब दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हो रही थी मुल्क में, ठीक है, इलेक्शन हुए। अब आपके लोग कहते हैं, पीडीएम कहती है, बरसर इक़्तिदार, लेकिन उस वक्त डिफॉल्ट का कहीं पे भी ये मामला नहीं आया था दहशतगर्दी के हवाले से, जो थी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रुपए के टैक्सेस इकट्ठे किए। देखिए मुझे बात मुकम्मल करने दे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस वक्त अभी क्या फेस क्या कर रहे हैं हम, कितने अरब चाहिए, 60 से ज़्यादा। अभी ये 10 अरब की जो अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है जो इलेक्शन कमीशन को दी गई है। अब देखिए उस वक्त अमाउंट्स का जिक्र नहीं हुआ, जब की बात कर रहे हैं उस वक्त सिक्योरिटी थी, दहशतगर्दी थी, उसको सिक्योर सेफ करके तो ये जो सर्कमस्टांसेस ये बना दिए गए। रहता है ना कि पैसे नहीं है। खैर कुंवर दिलशाद साहब स्काइप पे हैं। कुंवर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। 2-3, मुझे पता है आपका वक्त बहुत कीमती है, मुझे बताया पैनल ने। सर 2-3 सवाल। एक तो क्या 90 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन बाउंड है? सर आइन ने बाउंड किया हुआ है हमें? देखा जी, बात यह है कि आइन ने जहां 90 दिन का जिक्र किया है तो उसी आइन ने आगे थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ भी दिया है कि अगर कोई नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए तो उसकी तारीख जो है वो तब्दील हो सकती है और वो 90 दिन की बजाय चंद आगे 1-2 महीने भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं, चंद दिनों, चंद हफ्तों के लिए, चंद महीनों के लिए एक्सटेंड करने के भी इख्तियार दिए गए हैं आर्टिकल 254 में, नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए तो। लेकिन इलेक्शन के पाकिस्तान ने तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हुक्म की तामील कर दी। उन्होंने तो 14 मई के इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयारियां हैं, जहां उन्होंने शेड्यूल खत्म हुआ था, ये मुलतवी हुआ था, ये मौखर हुआ था, उसके आगे तमाम उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, स्क्रूटनी भी हो रही है, जांच पड़ताल भी हो रही है और उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बन गए हैं, अपीलें भी हो रही हैं और उसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बाकायदा ज़ाब्ता इख्लाक भी जारी कर दिया, मीडिया के लिए भी कर दिया। आज उन्होंने जो बाहर के जो आएंगे फॉरेन ऑब्जर्वर, उनका भी उन्होंने ज़ाब्ता इख्लाक जारी कर दिया, वो तो अपना सारा काम कर रहे हैं। बाकी जो 21 अरब की जो डिमांड की थी उसको उन्होंने वज़ारत ख़जाना को सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी किया था कि वो अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, वो चला गया मामला पार्लियामेंट में। तब हुकूमत जाने, पार्लियामेंट जाने, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जाने, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो अपने मुकम्मल तौर पर तो उन्होंने किसी किस्म की मज़ामत नहीं की, वो तो तैयारी करवा रहे हैं, तैयारी हो रही है। बाकी रह गया लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, वो भी उन्होंने कह दिया कि सेक्रेटरी डिफेंस को हुक्म जारी किया कि आप रेंजर बुला लें, नेवी बुला लें
और या जो हमारे जो रिजर्व फौजी हैं उनको तलब करने, वो सारा उन्होंने हकामात जारी किए हुए हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो खड़ा है दो राय पे, जैसे हुक्म होगा उसके आगे चल पड़ेगा। तो सारे तमाम इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ने ले लिए हैं, तारीख भी तयन कर रही है, शेड्यूल भी तो खुद ही बना रहे हैं, तमाम मामले भी तैयार हैं, पैसे भी दिलवा रहे हैं, सिक्योरिटी भी दिला रहे हैं। तो सारे इख्तियार जो आइन के तहत जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हासिल थे वो अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इलेक्शन के पाकिस्तान किसी मामले में वो नहीं है, ना तो कोई तनकीद होती है, ना कोई फैसला, वो तो जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट के तहत होगा। और पूरे इख्तियारात जो है इस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास है। तो वो उसके आप आजकल केयर टेकर सेटअप का हिस्सा हैं, मुशीर वजीर आला हैं, तो सर हमारा जो केयर टेकर सेटअप है इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं जो जो आपकी जिम्मेदारियां हैं? नहीं, वो एक रूटीन में उन्हें स्पीकर को खत इसलिए लिखा है कि वो चाहते ये है कि आइंदा जो सिस्टम इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात होते रहेंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि हमें जो सेक्शन 57 में 58 में जो इख्तियार दिए गए थे उसकी तशरीह कर दें। हमें 57 में इख्तियार ये दिए गए थे कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान की मशावरों से तारीख तय की जाएगी, वो कौमी असम्बली के लिए है, सूबाई असम्बली के लिए आर्टिकल 105 है, लेकिन उसमें भी तशरीह मांगी है उन्होंने। और दूसरी बात उन्होंने तशरीह ये कहा है कि आर्टिकल जो सेक्शन 58 के तहत इलेक्शन कमीशन को कानून ने इजाजत दी है, बाकायदा पार्लियामेंट एक्ट इजाजत दी है कि आप तारीख मुतय्यन जो है चेंज कर सकते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये जो हमारा अवामी जो हमारे लोग दोस्त पढ़ते पढ़ते है नहीं, हवा में तीर मार के घर चले जाते हैं। हमने इस पर बड़ी जान मारी हुई है। ये जो सेक्शन 108 है अवामी नुमाइंदगी एक्ट का, जो हमारा आज पाकिस्तान की शान में, दस्तूर की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, ये उसी कसीदे के तहत सेक्शन 108 था, जिसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन के पाकिस्तान तारीख का तयन तब्दील कर सकता है, तो इलेक्शन की तारीखें आगे पीछे कर सकता है। ये अवामी नुमाइंदगी एक्ट सेक्शन 108 में था, जिसके वो इसको थोड़ा सा शामिल कर दिया सेक्शन 58 में। हमारी बदकिस्मती देखें इस मुल्क की कि जरा अच्छा भला एक हमारा अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76, इंडिया का अवामी नुमाइंदगी एक्ट 51 अभी तक चल रहा है। और हमारे यहाँ इन्होंने एक नाम निहाद इंतखाबी सलाहत का ड्रामा रचा के उसका नाम रख दिया इलेक्शन एक्ट 2017, और जो भी सेक्शन था हमारा अवामी नुमाइंदगी एक्ट वो सारा उसमें शामिल कर दिया। और कोई नई बात नहीं लिखी उसके अंदर, कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसका अच्छा भला हमारा एक सेक्शन था वो 108 को शामिल कर दिया 58 में। उसके तहत मैं ये कह रहा हूँ कि ये जनाब इलेक्शन में पाकिस्तान ने कहा हमारे अख्तियारात में बाकायदा तयन कर लिया जाए। और वो उन्होंने पार्लिमानी मिनिस्ट्री को खत लिखा है कि जरा हमारे सेक्शन 58 के तहत हमें इख्तियारात हासिल हैं कि हम तारीखें आगे पीछे कर सकते हैं, आप इसकी तशरीह कर दें। तो कल वो कौमी असम्बली में पेश हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तशरीह हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आइंदा के लिए रास्ता खुल जाएगा। एक बड़ी अहम बात जो हमारे दोस्त हमेशा नजरअंदाज कर जाते हैं वो ये होता है कि इलेक्शन में पाकिस्तान के खत में बड़ा अहम जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हमने डस्का के जो इलेक्शन हुआ था हल्के 75 में, उसमें 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने बदनवानी के मर्तकब करार दिए गए थे। उनको बाकायदा उन्होंने चेंज किया था रिजल्ट, उन्होंने बाकायदा ब्राइब किया गया था, उनको 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए दिए गए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को। वो सारा सबूत रिकॉर्ड में मौजूद। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करके शौका नोटिस जारी किया तो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इस फैसले को कलदम करार दे दिया। अब आइंदा इंतखाबात जो होंगे इसकी लाठी उसकी बहस, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो इलेक्शन कमीशन के दायरा कार से बाहर हो गए, क्योंकि इलेक्शन वो तो पीडीएम की, इसका मतलब पीडीएम को तो फायदा होगा फिर मौजूदा इलेक्शन का। इसकी सियासतदान ने बात नहीं की, मैं बड़ी बात सुनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात जा रही है, और वही खत आज लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि जरा हमारे इख्तियार तो हाई कोर्ट ने खत्म कर दिए, अब आइंदा हम इंतखाबात कैसे करवाएंगे। आप तो हर माह में जब भी हम कदम उठाते हैं, किसी खिलाफ तादीबी कार्रवाई करते हैं, किसी को तलब करते हैं, हाई कोर्ट उसको कहते नहीं आपके इख्तियारात नहीं है, आप तो म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन की तरह काम करें। तो ये हमारे मामलात हैं, ये अभी हमारे चैनलों को बैठ कर फैसला करना चाहिए कि सियासत अलग रखें। अब वो तो कहते हैं सियासत अलग रखें, आप इलेक्शन के तमाम इख्तियारात हाई कोर्ट से खत्म कर दिए। जब भी किसी को तलब करती है हाई कोर्ट बोल देते, तो कासिम सूरी साहब का देखें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 4 साल पहले उसको नाहल करार दिया, उसे कहा ये बदतरीन इसने इलेक्शन में हाजिरी करवाई कासिम सूरी ने, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसने दिया और आज इसलिए चल रहा है। क्या बताइए अब इलेक्शन कमीशन क्या काम करेगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या काम करेगा, बताइए आप। तो ये बात आज उन्होंने लिखी है, तो ये कोई चैनल बात नहीं करता, तो बस आगे पीछे किया, आगे मन घड़ता फसाने घड़े चले गए। तो ये बात मैं कह रहा हूँ कि किसी ने सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से कि आपने जनाब 4 साल हो गए कासिम सूरी को अभी तक स्टे दिया हुआ है,
अब 12 अगस्त को सेनेट डिसॉल्व हो जाएगी, वो अब तक कोई फैसला नहीं है। और जबकि बलोचिस्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि 55,000 जो उन्होंने बैलेट पेपर पर अंगूठे गए, पांव के अंगूठे हैं। ये नादरा की रिपोर्ट है, ये पांव के अंगूठे, मजाक देखिए आप कासिम सूरी साहब का, पांव के अंगूठे हैं, नादरा की रिपोर्ट है, अभी तक स्टे चल रहे हैं। तो ये बताइए इन हालात में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान क्या काम करेगा। इसलिए उन्होंने खत लिखा है स्पीकर को, जनाब हमारे लिए आप कोई रास्ता निकालें, आइंदा इंतखाबात भी होने, हमारे तो इख्तियारात ही खत्म कर दिए गए हैं, अब आइंदा हम कैसे काम करेंगे। तो ये सारी खत उन्होंने, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। खत में बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने पार्लियामानी मिनिस्टर से कहा है कि हमारे इख्तियारात पर असरन जायजा लिया जाए। आप इंडिया में देखें, इंडिया में ये लिखा हुआ है कानून में कि जो अवामी नुमाइंदगी एक्ट 51 है कि अगर कोई हंगामी हालात पैदा हो जाए और एक्ट में कोई अबहम पैदा हो जाए तो इंडियन इलेक्शन कमीशन को उस एक्ट में तरमीम करने की इजाजत है और 6 महीने के बाद वो हमारे जरिए से उसकी कानून साजी कर लेंगे 6 महीने के बाद। लेकिन यहाँ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप तो अब इधर काम करें, इधर हाई कोर्ट ने आपको स्टे दे देना, क्या करेगा इलेक्शन कमीशन, बैठा रहे। इसलिए हम कह रहे हैं कि सोच समझ कर सबको फैसला करना चाहिए। कोई तनकीद हम नहीं कर रहे, हम तो अपने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को जो हमारी हाई कोर्ट ने तलब किए हुए हैं उसको इलेक्शन कमीशन को आजाद कर दिया जाए। जो 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 हमारी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जलमगाल बनाया हुआ है उसको आजाद कर दिया जाए। हम तो ये आपसे मुतालबा करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे, हर मामले में स्टे, हर मामले में स्टे, जब भी कदम उठाते हैं स्टे, जब भी कदम उठाते हैं स्टे। तो ये तो देख रहे हैं इंडिया में जानते ही हैं, इंडिया में जब इलेक्शन शुरू हो जाता है तो पूरे इंडिया की हजारों कोर्ट्स हैं, वहाँ किसी को इजाजत नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इंडिया के मामलों में मुदाखलत कर सके, इजाजत नहीं है वहाँ। That's true. कुंवर साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आपने कुंवर दिलशाद साहब की गुफ्तगू सुनी। कुंवर साहब की गुफ्तगू हमेशा मैं सिर्फ चुप करके सुनता हूँ, सीखने का बहुत सारा मौका मिलता है मुझे। बार बार एक ब्रेक का कहा जा रहा था, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फयाज बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह आपने कुंवर साहब की गुफ्तगू सुनी, ब्रेक पर जाने से पहले एक दो चीज़ों की उन्होंने निशानदेही की है, ऑब्वियसली मैंने पढ़ी नहीं हुई लेकिन आई वुड रीड देम अगेन नाउ जाके कि 76 का अवामी नुमाइंदगी एक्ट और इंडिया का जो 51 अवामी नुमाइंदगी एक्ट है, इसी को आगे से इन्होंने इलेक्शन अमेंडमेंट में वो डाल दिया था ले जाकर। 76 का जो अवामी नुमाइंदगी एक्ट है, दो आई वुड रीड ऑन दैट टुडे। फयाज बसरा साहब, कुंवर दिलशाद साहब बड़े बैलेंस्ड आदमी है, बड़ी बैलेंस्ड गुफ्तगू करते हैं हमेशा। उनकी गुफ्तगू के बाद तो मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि सारा मामला जो है ना सुप्रीम कोर्ट की वजह तो ख़राब है। नहीं, ये देखें, ये कंवर साहब ये मेरे ख्याल में उन्होंने ये ज़्यादती किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने उनके जो इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन के वो उन्होंने यूज़र्व कर लिए हैं। और बेसिकली ये इलेक्शन कमीशन को ये डेट्स देनी चाहिए थी इलेक्शन के हवाले से। जब ये कज़िया शुरू हुआ था तो आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन का ये जो मौक़िफ़ है, ये रिपोर्ट हुआ था, उनका ये अपना मौक़िफ़ था कि तारीख देना तो हमारा काम ही नहीं है। हाँ। क्योंकि आप जब जर्नलिस्ट उनसे ये सवाल करते थे कि आप लोग, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है मुल्क में इलेक्शन कंडक्ट करना, तो आप तारीख क्यों नहीं दे रहे? तो आपको पता वो बड़े लंबे चौड़े उनके आर्गूमेंट्स होते थे कि ये नहीं, ये तो हमारी जिम्मेदारी भी ये हमारी नहीं है, देना हमारी जिम्मेदारी। और ये पंजाब असेंबली में चूंकि जो असेंबली है वो खुद डिसॉल्व हुई थी, गवर्नर साहब ने उसको डी नोटिफाई नहीं किया था, तो वहाँ वो इख्तियारात जो है वो प्रेसिडेंट का था, तो वो प्रेसिडेंट साहब ने वहाँ अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। और KPK में चूंकि गवर्नर ने उसको डी नोटिफाई किया था, तो वहाँ उन्होंने कहा जी जो गवर्नर साहब हैं वो इसका जो है वो इसकी डेट जो है वो अनाउंस करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट की, वो चूंकि आइन के मुताबिक तो ये है कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इनसे कंसल्टेशन हुई, इन्होंने खुद डेट्स दी कि 30 अप्रैल से 9 मई तक कोई तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी जाए। और सदर साहब ने इनकी कंसल्टेशन के बाद उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने चाहिए। उसके बाद फिर आप देखिए इलेक्शन कमीशन की जो मेलाफाइडी है कि चूंकि वो मामला जो था दैट वाज पेंडिंग बिफोर द एपेक्स कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का उसमें वो फिर उसमें ऑर्डर आया था। अगर अदारे इनके साथ ताउन नहीं कर रहे थे, वजीर ख़जाना इनको पैसे नहीं दे रहा था, वजारत दफा जो है वो इनको सिक्योरिटी नहीं दे रही थी, तो इनको चाहिए था कि ये चीज़ें जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के इल्म में लाते या खुद उसको असर्ट करते। इन्होंने रातों रात एक वो फिर मीटिंग कॉल की
और इलेक्शन इन्होंने इनडेफिनेट पीरियड के लिए, मैं तो उसको इनडेफिनेट पीरियड ही कहूंगा, क्योंकि जब आइन में लिखा हुआ है कि आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। लेकिन वो जो एक्ट आज उन्होंने मेंशन किया, आई थिंक हम में से किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, शायद मियां हबीब साहब ने पढ़ा हो, 76 नुमाइंदगी एक्ट, उस पर मेरी भी ग्रिप नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा हुआ, जिसको बाद में उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट्स करके उन्होंने वो बना लिया, इलेक्शन एक्ट बना लिया। खैर प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं ये अर्ज करूंगा कि जब आपका जो अपना रोल है, जो अपना किरदार है, वो इतना मर्की होगा, उस पर सवालात उठेंगे, तो फिर कवानीन जो है वो तो पहले भी मौजूद है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है, ये जब से ये मामला शुरू हुए उनका किरदार जो है वो क्या गैर जानबदाराना रहा है। अब तोशाखाना केस को ले ले और फॉरेन फंडिंग केस को ले ले, जब फॉरेन फंडिंग में पीटीआई पे इन्होंने एक वर्डिक्ट दे दी, चले इन्होंने जैसे भी दे दी, तो जो दूसरी जमातें हैं उनके जो केसेस हैं वो इससे पहले के पेंडिंग हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, तो वो उनके ऊपर जो फैसला जो है वो क्यों नहीं आ रहा। इसी तरह तोशाखाना में इन्होंने किया है। तो जो इनका अपना किरदार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो खुद असर्ट नहीं कर रहे, और बादियुल नजर में जो नजर आ रहा है कि ये जो इलेक्शन डिलेइंग नजर में जो नजर आ रहा है, हाँ, जो नजर आ रहा है कि जो ये जो डिलेइंग इलेक्शन डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इसमें वो तमाम वो फोर्सेस जो पिछले 75 साल से इस मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ में जो रुकावट हैं, जो लोगों के इस इख्तियार को देखें, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि जो सोवेनिटी है, जो आपने पहले सवाल किया था, जो इक़्तिदार आला है, इट बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान शैल एक्सरसाइज इट बाय कंसिडरिंग इट अ सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के पास है और खल्के खुदा उसको एक मुकद्दस अमानत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये तमाम वो लोग, तमाम वो माफिया, ये अवाम को उनका वो हक देने के लिए तैयार नहीं है। जो हक आपको आपका दीन देता है, जो हक आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये जितने भी डिसेंटिंग नोट आए हैं, क्या किसी जज साहब ने, किसी वकील साहब ने ये कहा है कि 90 रोज के ऊपर आप जा सकते हैं? नहीं। तो ये बेसिकली ये अवाम को जो उनका हक हुक्मरानी है, ये उसको देना नहीं चाहिए। वकील है राजा साहब, कमेंट ले रहे, फिर मेरे की तरफ जाना है जी, आप हाथ खड़ा करें। देखिए, मैं इसलिए खड़ा कर रहा था, ये अभी कह रहे थे इलेक्शन कमीशन उसका बेदाग माजी है और वो एक बड़े अच्छे सिस्टम से चल रहा है। देखिए, आप उसको अपने सेक्शन पे तो काम करने नहीं देते, ठीक है। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे बेदाग माजी इस मुल्क में है किसका? नहीं, माजी देखिए, आप गुमान नेक करें, अल्लाह ताला की ज़ात भी आपको ज़्यादा उस इनायत करती है, ऐसा नहीं है। अब देखिए, आप एक सेक्शन को लें 220 एग्जेक्टिव अथॉरिटी टू असिस्ट कमीशन, अच्छा, ये वो कमीशन को असिस्ट करते हैं। ऑडियोज याद है आपको जो? नहीं, देखिए, मुझे बात मुकम्मल करने दें। देखिए, इनका इलेक्शन कमीशन के पे कह रहा हूं कि बेदाग माजी है ना, बेदाग माजी है। तो 7 साल तक, देखिए 7 साल तक इनका ये जो इलेक्शन कमीशन में केस पेंडिंग था मनी लॉन्ड्रिंग का, और खान साहब को जो वो आगे नहीं बढ़ते रहे, को 10 स्टे तो इन्होंने खुद लिए ना, वो जिनका रोना रो के गए हैं कंवर साहब, उनकी वहाँ पे लीगल टीम बैठी है, सर तोड़ के बैठ गई, लेकिन इनको अपने मनी लॉन्ड्रिंग वाला नजर नहीं आया। इनको अब नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन गलत है। और दूसरी जो मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो इलेक्शन कमीशन है ना, ये एक सिस्टम है जिसके मुताबिक चल रहा है, ये ऐसा नहीं है। अब देखिए, आप अगर किसी कासिम सूरी की ये बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पीटीआई का नुमाइंदा था। ये सारी बुनियादें नहीं, ये सारी इन्हीं की बुनियादें बनाई हुई हैं। अब 4 साल तक अगर चलता रहे, अगर इन्होंने ये बुनियाद ना बनाई होती, इनिशिएटिव इनका था, ये सारा सिस्टम जो खराब हुआ है, स्टेज से माजी में भी लेके लोग चलते रहे हैं, लेकिन उसको आप पॉइंट आउट करें ना। देखिए, ये बात ठीक है, लेकिन स्टेज से पहले भी लोग, अच्छा देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, अभी ये नोटिफिकेशन 57 की इलेक्शन कमीशन के पास क्या है, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम 57 है, तो 58 ही साथ आता है अल्ट्रेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम, अल्ट्रेशन जो तब्दीली। अब उसका मिजाज वो है, आज जब वो करता है तो कभी आप उसको आगे बताते हैं कि मैं खुद ही कहता है कि मैं डेट नहीं दे सकता, वो खुद ही कहता है कि मैं आप जब उसको हरास करेंगे, आप हरास करेंगे, किसने कर रहे हैं ना। देखिए, अभी बैठे ये चैनल पे, सॉरी टू से दैट, वो जूनियर स्कूल की किसी ने मुझे कहा तो जूनियर स्कूल की होती थी ये। देखें, ये क्या होता है, बाय वे ऑफ गिविंग योर स्टेटमेंट्स ऑन मीडिया, आप उसको क्या बता रहे हैं, और हरास हो गया नहीं होता नहीं है, लेकिन आप उसे घुमा रहे हैं। आई फील सो बैड फॉर इलेक्शन, नथिंग एल्स। लेकिन देखिए, पाकिस्तान को आइन के मुताबिक आपने इलेक्शन कमीशन को हरास कर लिया सर, कर रहे हैं। देखिए, ये आप जब कराओ, अच्छा देखिए, आप सुप्रीम, मुझे एक बात कर रहा है साहब, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके पीटीआई शोर मचाती है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का घेराव करती है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग भी जाती है, 16-17 लोग इकट्ठे पहुंच जाते हैं, ये नहीं जाते। देखिए, आप फैसला नहीं होने देते,
चाहे आप उसके मॉब कटा हाँ, मेरे करते भाई हैं। राजा साहब मुझे बड़ी राजा पसंद- साहब कहते हैं हम मारेंगे भी, रोने भी नहीं देंगे। रोने भी नहीं देंगे। राजा साहब की वजह से मुझे एक बात बड़ी पसंद है, राजा साहब खुल के बात करते हैं, ठोक के बात करते हैं। जो किसी ने एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था वो गलत किया था, हैरास किया था इलेक्शन कमीशन को। नहीं देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट को हैरास किया था ना। जजेस बेचारे हाँ, मेरे भाई ने छोड़ मुझे के आपकी भाग बात गए। पसंद है, आप सच बोलते हैं। वो नहीं, हैरास देखिए, किया था ना वो सुप्रीम जो कोर्ट। किया था वो उस वक्त के लोगों को पता था या वो लीडर कौन बेहतर था? जमाते? लीडर कौन था? लीडर वो वही जानते हैं। केड़ा सी? नहीं देखिए ये केड़ा और लंदन बैठा है। राजा साहब भूल गए नहीं भूल नहीं को मैं मेरे गया। सोचो तो पहले भी गल है। नहीं ऐसा देखे मियां साहब राजा बड़े साहब माफ मुखलस- कीजिएगा, माफ चार कीजिएगा। हफ्तों नहीं में देखें, कहते बाहर बैठे आपके हुए। अंदर भी एक ज़मीर है राजा साहब, आपने मेरे भी अल्लाह भाई को हैं राजा जान साहब, देनी मेरे है। भाई मेरी हैं, बात, जिस तरह- आपकी जुबान और आपकी बॉडी देखिए लैंग्वेज ये आपका अभी साथ ना नहीं दे रही। पीटीवी पे हमले भूल गए नहीं, मैं देखिए देखिए- अभी पीटीवी पे हमले लश्कर लेके गए, ये सदर हम उनको पाकिस्तान गलत कहते की हैं हर ना, बात हम जो तो है कहते हैं ना गलत था। देखिए वो सर, सेक्रेटरी जनरल राजा बने हुए साहब, हम तो कहते हैं गलत था। हम देखिए, कब कह रहे हैं ठीक था? आप देखिए मैं अभी सर भी एक बात सर करता देखो हूं। ना, हम सब कह रहे हैं ना गलत है। मैं मियां साहब सब हम लोग मुत्तफिक हैं। आप भी कहते हैं कि जो सतानवे देखिए में हुआ आप था उसकी गलत कोई था। कंप्लेन मेरे सामने लाइन राइटिंग मैं बताऊं आपको कि वाह, सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला हुआ वाह, है वाह राजा साहब, वाह वाह। तो थोड़ा मैं को मानूं- वकालत वाले चक्कर में तो मैं क्या आसान जिहा जवाब को मेरे सोचो तो पहले दी गल है, मैंने नहीं पता उदों की होया है। देखिए ये गलत है। अगर आप कोई ऐसी मियां देखिए- साहब एक मुझे बताइए, अभी तो इलेक्शन से फरार हर तरफ से नजर आ रहा है कि पीडीएम भजने जाने चक्कर च और कोई सेकंड है ही नहीं, सेकंड थॉट ही नहीं है उनकी कि हमने इलेक्शन में जाना है। क्या इनको श्योरिटी इस तरह की क्या है कि 2-4 महीने 6 महीने या साल के अंदर भी ये अपने आप को इतना रिवाइव कर लेंगे कि इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएंगे? अच्छा देखिए, बात यह है कि मैं चूँकि एक पॉलिटिकल इंजीनियर हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी गेम जो है वो 3-4 माह के लिए नहीं की जा रही। क्या 3-4 माह इलेक्शन डिले करके ये क्या कर लेंगे? ठीक है, ये इसके पीछे जो पहले मैंने बात की थी कि ये मोटिव कुछ और है, ये कुछ और चाह रहे हैं, जिसके लिए देखें मुझे इस इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा ये तजज़िया है कि ये बहुत लंबे अरसे के लिए जो है ना एक खला चाहते हैं ताकि उसमें जो है ना ये कुछ अपना डैमेज रिकवर कर सकें। लेकिन डैमेज फिर रिकवर नहीं होगा। इनके लिए इनको सूट करता है कि देखें जो एक फितरी अमल होता है, एक होता है आप आर्टिफिशियल तरीके से जो है लोगों को मैनेज करते हैं, मनूवर करते हैं। अगर ये इन्होंने वक्त मुकर्रा पर इलेक्शन ना करवाए तो देखें इमरान खान हर आने वाले दिन में जो है ना वो लोगों की सिंपथीज गेन करता जा रहा है। अच्छा ये क्या होगा, बेनज़ीर को आपने भुट्टो को फांसी दे दी, उसके बाद ज़ियाउल हक ने 11 साल अपनी मर्जी से हुकूमत की, जब भी इलेक्शन हुए पीपल्स पार्टी जीत के आई। ठीक है, अब भी ये 2 साल बाद इलेक्शन करा लें, 5 साल बाद करा लें, 10 साल बाद करा लें, जितने ये जुल्म करते जाएंगे हर आने वाले दिन में इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। वो उसको आप फारग भी कर दें, वो दुनिया में ना रहे, लेकिन अगली हुकूमत जो है ना वो आनी है इमरान खान की। तो लिहाजा ये बजाय कि मेरी बात सुने, बजाय कि 5-7 साल ये मार्चला बर्दाश्त करें, उसके बाद फिर 5 साल जो है इमरान खान की हुकूमत बर्दाश्त करें, फिर इनकी बारी आनी है, तो ज्यादा बेहतर नहीं इलेक्शन करवा लें। फितरी अमल है एक, जो उसमें इलेक्ट होगा उसको गवर्नमेंट दें और उसके 5 साल बाद आपकी दोबारा बारी आ जाएगी। और नहीं जो हालात पैदा कर दिए हैं उसमें तो देखें जो भी आएगा इमरान खान से भी कोई खास तो नहीं आप कर सकते कि वो आगे कुछ बदल नहीं देना, रातों रात तो बदला वो कुछ उसके बाद एक्सपोज हो जाएगा, जाने दें उसको घर, फिर उसके बाद जो डिलीवर करेगा आ जाएगा। अच्छा मियां साहब, इस पे आप जैसे कुछ सीनियर्स ये कहते हैं कि कोशिश ये कर रही है पीडीएम के 2-4-6 महीने का टाइम गुजार लें, हो सकता है उसी में जो बलून है ना पॉपुलैरिटी वाला इमरान खान का, उसमें से हवा निकल जाए और पॉपुलैरिटी नीचे नहीं, ये नहीं मुमकिन नहीं होता। देखें जब ये पॉपुलैरिटी की जो है ना देवी जिस पे मेहरबान होती है ना, वो फिर कुछ समझ सोच नहीं, लोग उसके बारे में सोचते नहीं। और ख़ास करके पाकिस्तान का जो माहौल है ना, वो शोहरत की देवी जिस पे हमने नवाज शरीफ को देखा, कोई बात ही नहीं सुनता था जब 2/3 अक्सरियत उसको मिली, और फिर जब एक्सपोज हो गए हैं उसके बाद फिर अब उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। अब इमरान खान के बारे में क्या कुछ नहीं किया आपने, लेकिन लोग नहीं भाई बात सुन रहे। आप उसको समझ लें उसने जादू किया हुआ है शोहरत का, उसने जो भी जिस तरह से हिप्नोटाइज किया भाई, लेकिन एक वक्त उसका है। इस वक्त सूरत हाल जो है उसके कंट्रोल में, आप जो मर्जी कर लें। देखें हर काम इनके उल्ट पड़ता जा रहा है, और ये लोगों की एक साइकी होती है, वो जिसको एक आइडियलिज्म के तौर पर अपना आइडियल बना लेते हैं ना, वो इतनी जल्दी से वो ज़हनों से रफू नहीं होता। वकास साहब साथ हैं। वकास साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वकास हमारे साथ हैं जी पैनल। वकास अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से भाई, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मोटा मोटा मुझे बताएं 90 दिन में इलेक्शन नजर आ रहे हैं कि नहीं? देखिए जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट की इंटेंट है उसमें तो किसी किस्म की इस तरह की एक्सप्रेशन या एंटीसिपेशन नहीं की जा सकती कि इलेक्शन जो है मौजूदा वक्त के अंदर जो है होते हुए नजर आए।
बट जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त एटीट्यूड है दैट इज क्रिस्टल क्लियर इन दिस रिगार्ड कि आइदर बाय हुक और क्रुक आइदर बाय तुत्तर नेल इलेक्शंस तो करवाने हैं, स्पेशली जो डिसीजन दे दिया गया था जिसको इलेक्शन कमीशन जिसके नतीजे में सदर के साथ कंसल्टेशन की और फिर डेट भी दी और लेटर ऑन फिर 184(3) की रिट पिटिशन लेके जो पीटीआई वाले चले गए कि वो ऑर्डर को इन्फोर्स किया जाए, कंप्लाई किया जाए। सो फार एज माय लीगल प्रेडिक्शन इज कंसर्न, आई थिंक के जिस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो दीगर 2 जजेस थे जिन्होंने इस पिटीशन को डिसाइड किया कि हमने ये इलेक्शंस करवाने हैं मुकर्ररा मुद्दत के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो उनकी इंटेंट है उसके मुताबिक वो तो करवाएंगे इलेक्शन, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो सेंटेंस आउट किया जा रहा है खजाने के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, वो दैट इज आल्सो दिस डेस्टिनेट इशू ऑफ द डे। लेकिन अगर ये सारे इश्यूज हम देखें कि आइंदा आने वाली जो हुकूमत बनेगी, अगर हाँ साहब की हुकूमत बनती है या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनती है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है, लेट्स फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, और वो फिर 2 तिहाई अक्सरियत से आते हैं, ये इत्तेहादियों के साथ मिला के कोई ऐसी वो तो अमेंडमेंट अगले ले 10 आते हैं साल कि खींच के असेंबली ले का जाएंगे। टाइम ही बढ़ा देते हैं। वो तो फिर 20 साल ले जाएं, 10 साल ले जाएं, तो आई थिंक कि इस तरह का प्रेसिडेंट जो है वो सेट नहीं होना अच्छा, चाहिए। अगर जो आज रिक्वायरमेंट आज है 12 बजे आर्टिकल तक 105 12 की। बजे तक इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं मिलते गवर्नमेंट की जानिब से, व्हाट नेक्स्ट? देखिए फिर तो कंटेम्पचुअस प्रोसीडिंग भी स्टार्ट की जा सकती है। हमने माजी करीब के अंदर ही देखा 10-12 साल पहले कि एक जो वज़ीर आज़म थे उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई थी कि आपने एक मसले के अंदर हक़ लिखना है, तो उन्होंने उस डायरेक्शन को ओबे नहीं किया, तो यूसुफ रज़ा गिलानी अल्टीमेटली साहब। टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट उनको कन्विक्ट किया गया था एंड ही सीज्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। तो इस केस के अंदर मेरे ख्याल में वो तो इतने संगीन नताइज शायद उनको बर्दाश्त ना करने पड़ते, लेकिन कोर्ट का उस वक़्त भी लाइटर नोट पे या इन द हैवी सेंस यू मे से दैट के उन्होंने टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट उनको एक सज़ा दी और उनको घर भेज दिया, अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। लेकिन इस केस के अंदर दिस इज़ ऑल टुगेदर अ डेस्टिनेट इश्यू के इसमें जो डेफामेटरी बातें की जा रही है, डेरोगेटरी रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में किए जा रहे हैं और जो हमारी पार्लिमान के अंदर हमारे आइन के अंदर इंश्योरेंस मिलती है ट्रिकोमेटी ऑफ पावर्स की, सेपरेशन ऑफ पावर्स की, अदलिया अपने डोमेन में काम करे, पार्लिमान अपने डोमेन में काम करे, और हमारे आइन का आर्टिकल 67 और 68 दैट इज क्रिस्टल क्लियर इन दिस रिगार्ड के आप जुडिशरी को लेके, जजेस की तहकीक को लेके, उनकी तकरीम को लेके, उनकी इज्जत को पारा करने के लिए कोई ऐसी तकरीर नहीं कर सकते पार्लियामेंट के फ्लोर के अंदर कि जिससे आप अपनी अदलिया को कंट्रोवर्शियल बनाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में जितनी डेरोगेटरी बातें की गई, जजेस को डिफेम किया गया, जुडिशरी को मिलायन किया गया और जजेस की पगड़ियों के शिमलों को दागदार करने की कोशिश की, शायद इस तरह की नज़ीरें हमने माजी करीब के अंदर नहीं देखी। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट जो है दैट इज स्टैंडिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा राय साकिब साहब कि हमने देखा ये वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जिन्होंने रात को 12 बजे अदालतें खोली, एक फैसला दिया, उस वक़्त नून लीग ने मिठाइयाँ बाँटी और बड़ा पसंद आया। लेकिन दिन को 12 बजे जो फैसला दिया जिसमें आयन के आर्टिकल 105 की बात की, 108 की बात की, 112 की बात की गई, वो फैसला इनको क्यों नहीं निभाया? वहाँ पे उनको सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या वहाँ पे सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट कहाँ पे मुतज़्ज़ल होती हुई नज़र आई। तो मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम फैसले जो हमारी पॉलिटिकल कल्चर में, उस वक़्त तो पीटीआई कहती थी कि रात को 12 बजे अदालतें एक ऑर्डिनरी सिटीज़न के लिए भी खुलेंगी, उस वक़्त उनको चीफ जस्टिस साहब पसंद नहीं थे। आज उसी चीफ जस्टिस साहब के हक़ में ये जो बातें करते हैं, नारे लगाते हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो हमारे पॉलिटिकल क्वार्टर्स जो है आइदर वे, दोनों साइड से या तीनों साइड से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जब भी इनके खिलाफ कोई भी फैसला आता है तो अल्टीमेटली अदालतों को मलाइन किया जाता है, अदालतों को डिस्पर्ज किया जाता है और ये हमारी तारीख का हिस्सा बन गया। जो आप इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रहे थे, आई वाज हियरिंग योर आर्गुमेंट, ये जो आपके पैनलिस्ट है, मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान का में इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है गुज़िश्ता 35-40 साल से वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। हमने लास्ट टाइम देखा कि ये सिलेक्टेड का इलेक्शन था, उससे पहले 35 पंच थे, उससे पहले नहीं राजा साहब कह रहे थे कि हमारे इलेक्शन, राजा साहब कह रहे थे हमारे इलेक्शन कमीशन का बेदाग माजी है, कोई दाग नहीं इलेक्शन कमीशन किरदार का गाजी बेदाग माजी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो टाइटल किसी को भी नहीं दिया जा सकता और हमारे पॉलिटिकल क्वार्टर्स हो, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, अगर इतने ही साफ शफाफ, फ्रीली, फेयरली, जस्टली, इम्पार्शली इंतखाबात के इनकाद पाकिस्तान में हो तो भी ये सारे रोने धोने खत्म हो जाए। और जो तीसरी कुव्वत है, जो हमारे नॉन स्टेक होल्डर्स है, वो मैं समझता हूँ कि नॉन स्टेट एक्ट, उनका फिर जो किरदार है वो मिनिमाइज हो जाएगा, वो उनका किरदार जो है वो अल्टीमेटली माइनस होगा। लेकिन ये अल्लाह का नाम ले, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, आपने उनको नॉन स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट स्टेक होल्डर्स कह दिया।
देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो उनकी कोई स्पेस नहीं है। इन लोगों ने जानबूझ के अपने घर को बेतुकीर किया है। जब आप खुद अपने घर में लड़ाइयाँ, फितना, फसाद बर्पा करेंगे तो अल्टीमेटली आपका कोई हमसाया, ये कोई तीसरी कुव्वत ही आके आपके अंदर कोई कंप्रोमाइज करेगा, कंसिलेट करेगा, तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो की गई हमारे पार्लियामेंट, क्या वो जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, क्या पार्लियामेंट के अंदर डिसाइड नहीं था की जा सकती? क्या उस पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए वोटिंग नहीं करवाई जा सकती? जो ऐवान इकबाल में हुआ, जो हमारी प्रोविंशियल असेंबली में हुआ, क्या पार्लियामेंट के अंदर बैठ के चीजें डिसाइड नहीं हो सकती थी? क्या ये जो इलेक्शन की डेट है, क्या इतना मुश्किल अमर है? आयन का आर्टिकल तो 105 बड़ा क्लियर था, गवर्नर ने तरहीद दे दी थी। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 218 को सामने रखते फ्रीली, फेयरली, जस्टली इंतखाबात का इनकाद करना था। लेकिन ये सारी चीजें जो आयन के दायराकार में रहते हुए पार्लियामान में बैठ के सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट को इंश्योर करते हुए आप कर सकते हैं। आप सारी की सारी चीजें अदालतों के कंधे पे डालते हो। अदालतें जब आइदर वे को डिसीजन देती है तो फिर अल्टीमेटली आप अदालतों की तस्दीक करना शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ कंपेन लॉन्च करते हैं। और जो इस वक्त मेरे साथ रहिएगा, मैं बसरा साहब का कमेंट ले लूं। बसरा साहब जी, बड़ी अच्छी बातें की वकास ने कि ਉਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਭੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਦੇਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਵਾਇਸ ਹੋ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इसी बेंच ने सुओ मोटो नोटिस लिया था जब ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का जो इशू हुआ था। उस वक्त सबने बढ़िया खुशियाँ मनाई थी कि ये बड़ा ये अब इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, रूल ऑफ लॉ है। अगर वही बेंच जो है वो अगर अब उसने सुओ मोटो नोटिस लिया है और अब अगर वो आइन और कानून की तशरीह इनको पसंद नहीं आ रही, हालांकि इसमें पसंद नापसंद की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल आप किसी लेमैन से भी पूछे, किसी से पूछ लें तो वो आपको बता देगा कि आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज आपको 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन जो है मलिक मोहम्मद अहमद साहब कहते हैं ना कि 90 दिन का लिखा है, ये नहीं लिखा कि 90 दिन से ऊपर चले जाएं तो क्या होगा। नहीं उसमें तो तशरीह अपनी अपनी है ना सर। उसकी अगर आप उसकी आप लैंग्वेज पढ़े ना तो वो ये नहीं है कि विद इन 90 डेज, वो जो लैंग्वेज है वो ये है कि नॉट लेटर देन 90 डेज। उसकी वो जो नेगेटिव है उसकी जो फ्रेजिंग है और उसका मतलब ये लिया जाता है कि ये लिखा हुआ है कि नॉट लेटर देन 90 डेज, बट व्हाट इफ इलेक्शन 90 डेज में नहीं होते तो उसमें सजा नहीं बताई ना क्या है। नहीं उसमें उसका वो सजा आर्टिकल 6 जो है देखिए सर्कमस्टेंसेस के वाले इट अमाउंट्स टू वायलेशन, इट अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट अमाउंट्स टू एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप उस मैंडेट को, आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के मैंडेट को आप नहीं मानते तो ये आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है। कौन कहता है कि उसकी सजा जो है वो कहीं दर्ज नहीं है? वो आर्टिकल 6 जो है उसमें उसकी सजा दर्ज है और इसमें एक थोड़ा ऐसा बैठ करना चाह रहे हैं तो दो सेकंड में आर्टिकल 6 पे आ गए। आर्टिकल 6 को इतना आसान सा नहीं कि आप इम्प्लीमेंट फौरन कर दें। देखिए जहाँ की लगता भी है तो वहाँ भी नहीं, देखिए लगता या ना लगता इस तरह नहीं होता। देखिए आइन ऐसा नहीं है कि आपने इसको आपके डिक्टेटर ने नहीं बनाया था, किसी डेमोक्रेटिक लीडर था जिसने बनाया, उन्हें सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट को लेके गला। अब अगर नहीं होता, ठीक है, वहाँ बैठे हुए हैं ना आइन की तशरीह करने वाले, आइन के साथ चलने वाले, सुप्रीम कोर्ट को कौन चैलेंज करेगा? मुझे बताएं। इलेक्शन के हवाले से इनके गुमान है कि जनाब वो होगा नहीं, इनका ये ख्याल है। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई सूरत हाल है। सिर्फ ये है कि देखें माशी जो कट लग रहे हैं, जो इस वक्त जो बहरान की कैफियत है उससे नबरदस्त जमा होने के लिए एक सिस्टम को लाया जा रहा है कि जनाब हम इस पर टाइम दें, हम इसको आगे लेके चलते हैं। कौन कह रहा है कि ये साल 2 साल नहीं 10 साल आगे जाएगा? ये पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है जो अपने प्लान कर रही है 10-10 साल के। ये मैं समझ रहा हूँ पीटीएन है और वो एक सियासी जमात थी जो 10 साल का प्लान कर रही थी। तो 12-14 जमात प्लान करोगे तो 100 साल का करोगे। एक बड़ा रोल होगा। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन है। देखिए आप किसी एक ने तो एक रोल प्ले करना था, जब जो फैसला किया बहुत बेहतर, मैं समझता हूँ बेहतर है। देखिए आप सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं हम कह सकते, उन्होंने एक लाइन दी है लेकिन इंप्लीमेंट किया नहीं। देखिए इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको शुगल की स्टोरी सुनाता हूँ। जिस दिन हियरिंग चल रही थी ना, जिस दिन फैसला आया है उससे कुछ देर पहले आपको पता है कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, अता तारड़ साहब ने भी की, आजम नजीर साहब, सारे पार्लियामेंटेरियन वहां पे थे। तो मरियम औरंगजेब साहिबा आई तो आके कहती है कि हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, और अगला सेंटेंस पता है क्या था? उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगला सेंटेंस निकालिएगा, मैंने ट्वीट भी किया हुआ, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, इलेक्शन से इमरान खान भाग रहा है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इलेक्शन कराओ तो हम उस फैसले को नहीं मानेंगे। देखिए अब राय साहब एक बात है, ये इलेक्शन जो होता है कर लो। मैं अपने भाई से इजाजत लेके, ये असेंबलियां टूटी क्यों? ये बददियानती, किस बात की?
देखिए परवेज लाई साहब कह रहे थे कि मैं असेंबली नहीं तोड़ना चाहता। राजा साहब मुझे एक बात कर रहे थे, आपकी मैलाफाइड इंटेंशन राजा साहब मेरी बात सुनो क्यों नहीं मैं आपको बताता हूं क्यों असेंबली ये जितनी क्लैरिटी इस असेंबली डिसॉल्व करने में थी ना शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना हो। देखिए मैं आपको बताता हूं ना, देखिए आपने पूरा जोर लगाया कि इनको इत्मीनान का वोट ना मिले, लेकिन लोगों को पता था कि ये असेंबली डिसॉल्व करने के लिए इत्मीनान का वोट ले रहे हैं, इसके बावजूद लोगों ने वोट दिया कि ठीक है हम वोट देते हैं, आप पर इत्मीनान का इजहार करते हैं, आप असेंबली डिसॉल्व करें। ये तो वोट के जरिए असेंबली डिसॉल्व हुई है, इसमें तो दूसरी कोई राय ही नहीं है। इसमें नहीं आप कह सकते कि आप किसी ने जबरदस्ती गन पॉइंट पर अरकान असेंबली को कहा या वजीर आला पंजाब को कहा कि हाफिज अमार के इकबाल वाले जो रात को प्रोड्यूस किए गए, रात को आए थे वोट डालने, रात को वोट डालने आए थे और इन्होंने पूरा टिल लगाया कि ये लोग ना पहुंचे। मैं गवाह लोगों ने सर 40 गाड़ियां बैरियर लगा के बैठे हुए थे, स्क्वाड करके लेके आई क्योंकि पता थी कि सज्जय के बिना राज कर लिया जाए। अता तारड़ का रिकॉर्ड पर मौजूद है, उसने कहा हमें तो गूगल से पता है कौन किस वक्त बैठा हुआ है, जियो से हमें पता है। मान ली बात, अच्छा जो परवेज लाई साहब कह रहे थे कि मैं तोड़ना नहीं चाहता, उसको नहीं मेंशन कर रहे, अता तारड़ की बात नजर आ गई है। वो चीफ मिनिस्टर ने वोट लिए ना, चीफ मिनिस्टर ने वोट लेके वोट लिया ना। परवेज लाई साहब उधर ही ना वोट पूरे करते, अगर असेंबली जी रहना उधर को कम से कम अपोजिशन ही बैठे रहते। वो देखें उनका डिफरेंट पॉइंट हो सकता है, वो बदनीति जो है ना उसकी वजह से पाकिस्तान आज माशी हालात ये बने, ये नहीं बने, माफ कीजिएगा, ये नहीं बने। ये देखें मेरी बात सुने राय साहब, मेरी राजा साहब का कमेंट एंजॉय किया करें ना, कहते हैं कि देखिए असेंबली डिसॉल्व होने की वजह से सिर्फ राजा साहब का कमेंट नहीं एंजॉय करें, इस पूरी गवर्नमेंट की आप कारकर्दगी और इसके परफॉर्मेंस जो है इसके परफॉर्मेंस को एंजॉय करें कि देखें। सर एक सेकंड बदरा साहब ठहरे, दोबारा बोले सर, मुझे कमेंट एंजॉय करें जरा, दोबारा बोले कि परवेज लाई साहब ने जो असेंबली डिसॉल्व की उसकी वजह से मौजूदा सर नहीं ये जो दोहराए कह रहा हूं कि इन ये रिकॉर्ड का हिस्सा एक स्टेटमेंट दोहराए, रिकॉर्ड मैं कर चुका हूं जो मैं बता चुका हूं। देखिए परवेज लाई साहब ने असेंबली तोड़ी, उसकी वजह से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है। ये असेंबली क्यों तोड़ी गई, इसका क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाएगा। ये असेंबली तोड़ेगी तानु मजबूर किया जाए इलेक्शन ग्राउंड पे, बदयांती बदनीति सर ऐसा ना उसने अपने आप को सर कर लो, तुम कह दोगे कि क्यों पंजाब का इलेक्शन हुआ, क्यों उसके बाद केपीके को आप पंजाब को आप हाय मियां नवाज शरीफ क्यों मुल्कों बाहर चले गए, मियां नवाज शरीफ इस मुल्क की मिसाल है, मियां नवाज शरीफ यहां पे एक सच्चा लीडर है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो मौजूदा माशी सूरत हाल है उसकी वाहिद एक वजह है कि परवेज लाई साहब ने पंजाब असेंबली तोड़ दी थी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहना चाहिए और इसको सेफ रहना चाहिए। राजा साहब को मैं बाद में फ्यूचर में चल के दिखाता भी रहूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।